हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने उसकी थ्योरी पढ़ी, उसको एनालिसिस करने का तरीका समझा और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी उसकी देखी। पैराबोलिक पाथ पे कोई भी प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हमेशा पैराबोलिक पाथ होता है। तो इन सब बातों के बाद आज हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो आसान से स्टार्ट करेंगे, टफनेस लेवल फिर धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। पहला सवाल, एट व्हाट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल अ प्रोजेक्टाइल मस्ट बी थ्रोन सो दैट इट्स रेंज इज ट्वाइस एज दैट ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मतलब ये अगर ग्राउंड है अपना, ग्राउंड से हमने कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो किया किसी यू स्पीड से, लेट्स से थीटा एंगल पे, तो पाथ हमें पता है इसका कुछ इस तरह का रहता है, पैराबोलिक पाथ। इस पैराबोलिक पाथ में क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है कि ये जो रेंज है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज रेंज, ये 2 टाइम्स मैक्सिमम हाइट के बराबर हो। ठीक है, वेयर एच मैक्स इज दिस। तो ऐसा कब होगा, ऐसा किस एंगल थीटा पे होगा? तो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, रेंज का फॉर्मूला लगा दो। रेंज का फॉर्मूला इज 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, या u² साइन 2 थीटा भी लिख सकते हो। 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, दैट इज रेंज। और 2 टाइम्स मैक्सिमम हाइट के बराबर चाहिए हमें, तो 2 इंटू मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो जैसे ये सॉल्व करते हैं, एक 2 का फैक्टर कटता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, और एक साइन थीटा वाली टर्म भी यहाँ से कटती हुई नजर आ रही है, u² वाली टर्म पूरी कटती हुई नजर आ रही है, g भी कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो बचा क्या क्या, लेफ्ट साइड में बचा 2 cos थीटा एंड राइट साइड में बचा एक अकेला साइन थीटा। तो सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही। tan थीटा की वैल्यू यहाँ से 2 के बराबर आ रही है, या थीटा का आंसर, थीटा हमसे पूछा था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज tan इनवर्स 2। ठीक है, डिग्रीज में निकालने की कोई जरूरत नहीं होती, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो tan इनवर्स 2 कितना होता है डिग्रीज में हम नहीं जानते, इसी फॉर्म में हम आंसर को छोड़ते हैं हमेशा। ऑप्शंस अगर दी होंगी तो ऑप्शंस भी tan इनवर्स की फॉर्म में ही दी गई होंगी। कोई तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि tan इनवर्स 2 को डिग्री में नाप के बताओ, बिना कैलकुलेटर के या बिना tan सीरीज के हम वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल था ये काफी। इलस्ट्रेशन नंबर 2, a person standing on ground can throw a ball to a maximum horizontal distance L। ठीक है, एक बंदा मैक्सिमम अपना पूरा जोर लगा ले तो L डिस्टेंस दूर तक बॉल को फेंक सकता है हॉरिजॉन्टली। मैक्सिमम हाइट टू विच द पर्सन कैन थ्रो द बॉल इज। ठीक है, तो मैक्स रेंज, रेंज का फॉर्मूला हमने देखा, रेंज मैक्सिमम का कितनी होती है, रेंज मैक्सिमम होती है u² बाय जी। एक्चुअल फॉर्मूला इसका u² साइन 2 थीटा बाय जी था, जिसमें साइन 2 थीटा जब 1 हो जाता है, या थीटा जब 2 थीटा जब 90 डिग्री हो जाता है, या ऐसे बोल दो थीटा जब 45 डिग्री हो जाता है, तो रेंज मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब है हमें u² बाय जी की वैल्यू L गिवन है। ठीक है, तो एक तो थीटा को, बंदे को अगर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक बॉल फेंकनी है L डिस्टेंस तक, तो उसको एक तो थीटा 45 डिग्री रखना पड़ेगा, एज वेल एज जो यू उसकी मसल्स में जितनी ताकत है, तो उसके हिसाब से यू भी अपना पूरा जोर लगा के मैक्सिमम वैल्यू पे होगा यू भी। तो तुम यू को भी यहाँ पे मैक्सिमाइज करना होगा, एज वेल एज थीटा को भी 45 डिग्री रखना होगा अगर रेंज मैक्सिमाइज करवानी है। तो पूछा गया है मैक्सिमम हाइट टू विच द पर्सन कैन थ्रो द बॉल इज। तो मैक्सिमम या हाइट का, प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट का फॉर्मूला होता है u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, ये हाइट मैक्सिमम कब बनेगी सोच के देखो, केवल एक साइन, यू तो मैक्सिमम करना ही पड़ेगा, बंदा अपना पूरा जोर ही नहीं लगा रहा तो मैक्सिमम हाइट तक बॉल पहुंच ही नहीं पाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा को भी यहां मैक्सिमम होना पड़ेगा, कि हमें अगर मैक्सिमम हाइट तक बॉल पहुंचानी है, तो आई कैन से फॉर एच मैक्स, यू तो अपने मैक्सिमम पे होगा ही, वो तो आर मैक्स के केस में भी था ही, और साइन थीटा को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब अगर मैक्सिमम हाइट तक बॉल को पहुंचाना ही मकसद है, तो बॉल को वर्टिकली अप, ऊपर की तरफ फेंकना होगा, और उस केस में ये एच मैक्स कितना बन जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस हाइट इज u² बाय 2g। तो u² बाय 2g इज अवर आंसर, u² बाय g की जगह l गिवन था, तो आंसर हो जाएगा l बाय 2। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। ये जिस प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम रेंज आई है, उस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट नहीं पूछी जा रही यहाँ पे। ठीक है ना, मैक्सिमम रेंज किसी अलग केस में आएगी,
और ये जो अगर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाना ही मकसद है तो बॉल को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकना होगा, तभी मैक्सिमम हाइट बनेगी। तो मैक्सिमम हाइट इन द सेम प्रोजेक्टाइल नहीं पूछा है, मैक्सिमम हाइट टू विच द पर्सन कैन थ्रो द बॉल, ये चीज पूछी गई थी। तो आंसर इज ऑप्शन बी, L/2। तो अगेन एक बहुत ही सिंपल सवाल, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या है, मिस्टर ए नाम का कोई बंदा है, थ्रोज बॉल टूवर्ड्स मिस्टर बी एट एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो यहां पे ग्राउंड बना लेते हैं, ये ग्राउंड है, यहां पे मान लेते हैं मिस्टर ए खड़ा है इस तरह से, ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने एक बॉल को थ्रो किया 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है, कितनी स्पीड से किया वो दे नहीं रखा, बट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल गिवन है दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल बन के ये बॉल उड़ेगी, कुछ इस तरह से बॉल गई, और मिस्टर बी इसी प्लेन में लाई कर रहा है। मिस्टर बी को कैच करवाने की कोशिश की थी मिस्टर ए ने, बट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर बी जो था वो 100 मीटर के डिस्टेंस पे था फ्रॉम मिस्टर ए ऑन सेम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक है, मतलब और मिस्टर बी हैज टू रन विद यूनिफॉर्म स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड टू जस्ट कैच द बॉल। मतलब इसका मतलब यह है कि मिस्टर बी प्रोजेक्टाइल मोशन के एंड पॉइंट पे नहीं खड़ा, वो कहीं और खड़ा है। अब पता नहीं कहाँ खड़ा है, क्या पता इस, अगर मैं इस पॉइंट का नाम, इनिशियल पॉइंट का नाम अगर एक्स रख दूं, तो इस पॉइंट का नाम अगर वाई रख दूं, तो इसका मतलब यह है कि मिस्टर बी वाई पोजीशन पे तो नहीं खड़ा, कहीं और खड़ा है। तो हो सकता है मिस्टर बी यहां खड़ा हो, इस पोजीशन पे मिस्टर बी खड़ा हो, क्या पता वाई पॉइंट के लेफ्ट साइड में भी हो सकता है या वाई पॉइंट के राइट साइड में भी हो सकता है, वो हमें गिवन नहीं है किधर खड़ा है। मिस्टर बी यहां भी हो सकता है। तो मिस्टर बी की इनिशियल जो दूरी है, मान लेते हैं लेफ्ट साइड में खड़ा है लेट्स से, तो मिस्टर बी की जो इनिशियल दूरी है मिस्टर ए से वो गिवन है हमें, दैट इज 100 मीटर। 100 मीटर का डिस्टेंस है मिस्टर ए और बी के बीच में। बताना है फाइंड इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल। ये जो इनिशियल स्पीड होगी ये बतानी है। अगर मिस्टर बी को 3 मीटर पर सेकंड से भागना पड़ा बॉल को कैच करने के लिए, तो बॉल कहां पे आके ग्राउंड को हिट करेगी, वाई पोजीशन पे हिट करेगी। इसका मतलब ये है कि मिस्टर बी को वाई पोजीशन तक भागना होगा, या तो ये केस होगा या फिर ये केस होगा, इन दोनों में से कोई एक केस बनने वाला है। दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। तो दोनों केसेस पॉसिबल हैं, डिपेंड करेगा। सोच के देखो, अगर अगर मिस्टर ए ने बॉल बहुत बहुत ज्यादा स्पीड से फेंक दी, तो मिस्टर बी को क्रॉस करके वहां निकल जाएगी वाई पॉइंट पे, केस 1 हो जाएगा। उस केस में मिस्टर बी के सर के ऊपर से बॉल निकल जाएगी और वाई पॉइंट पे जाके हिट करेगी। और केस 2 कब होगा, जब यू की वैल्यू अगर बहुत कम हुई, तो हो सकता है कि मिस्टर बी को क्रॉस ही ना कर पाए बॉल, और मिस्टर बी के सामने ही या मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में बॉल आके गिरे। तो दोनों केसेस को इकट्ठे सॉल्व करते हैं। ये डिस्टेंस अपना 100 मीटर दिया हुआ था, तो मिस्टर बी को जो डिस्टेंस भागना है वो कितना होगा, दैट ये वाला जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी जो टोटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है माइनस रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल माइनस 100 मीटर, या तो ये डिस्टेंस भागना होगा, और या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में भागना होगा कितना, ये डिस्टेंस अगर भागना हुआ केस 2 के मुताबिक, तो ये हो जाएगा 100 मीटर माइनस रेंज। सोच के देखो, ए और बी के बीच में इनिशियल डिस्टेंस 100 है, तो 100 मीटर में से रेंज माइनस कर देंगे तो यहां से और यहां तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मतलब 100 प्लस आर, या सॉरी आर माइनस 100 या 100 माइनस आर, ये डिस्टेंस उसे मूव करना है। दोनों केसेस को अगर इकट्ठा देखें तो इनिशियल स्पीड कैसे निकालेंगे, कि हम बोल सकते हैं मिस्टर बी ने अगर जस्ट बॉल को कैच कर लिया है, इसका मतलब मिस्टर बी को भागने में जितना टाइम लगा इस यूनिफॉर्म स्पीड से, उतना ही टाइम बॉल को मिस्टर ए से और ग्राउंड पे लैंड करने में लगा। ठीक है, मतलब जो मेन इक्वेशन अपनी है वो क्या है, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच ग्राउंड must be equal to time taken by Mr. B, time taken by ball to reach ground must be equal to time taken by Mr. B to run to point Y, time taken by Mr. B to reach position Y। ठीक है, तो इस बात की इक्वेशन हमें बनानी है। तो टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच ग्राउंड वो हम जानते हैं, फॉर्मूला ही है, दोबारा प्रोजेक्टाइल का एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। तो आई कैन से वो टाइम होगा 2u sin थीटा बाय जी, थीटा भी हमें दिया हुआ है 45 डिग्री,
2u साइन 45 डिग्री बाय जी, ये है बॉल का टाइम जो बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में लगेगा। और मिस्टर बी को यहाँ केस 1 में या केस 2 में जो टाइम लगेगा, केस 1 में लिख रहा हूं मैं पहले, r-100 का डिस्टेंस ट्रेवल करना है और 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करना है। तो r-100 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मिस्टर बी अपॉन 3 की स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड डायरेक्टली लगा सकता हूं मैं क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन केस 2 को भी अगर साथ साथ देखते जाएं तो केस 2 में 100 माइनस आर का डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ r-100 के आगे एक प्लस माइनस लगा देता हूं ताकि दोनों केसेस साइमल्टेनियसली डील हो जाए, ठीक है। तो दोनों को ऐसे बोल दो, ये प्लस माइनस कैसे आया, यहाँ पे तुम मॉड लगा सकते हो, प्लस माइनस की जगह तुम बोलोगे या तो r-100 का डिस्टेंस ट्रेवल करना है या 100 माइनस आर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। लेफ्ट साइड में तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन लिखा ही हुआ है, तो राइट साइड को पॉजिटिव बनाने के लिए एक मॉड लगा दिया। तो आई कैन से g की वैल्यू 10 लेनी है, u अननोन है, साइन 45 होता है 1/√2, ये 1/√2 2 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा √2, तो √2u/10 इज इक्वल टू r का फॉर्मूला, थीटा अगर 45 है, थीटा अगर 45 डिग्री है तो r कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 90/g बन जाएगा। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी के फॉर्मूले से देखें तो r हो जाएगा u स्क्वायर बाय जी माइनस 100 का मॉड अपॉन 3। तो थोड़ा सा इसको ढंग से लिखें तो ये बन रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या चलो पहले एक बार g की वैल्यूज पुट कर देते हैं। √2u/10 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 10 और नीचे 3 भी है तो u स्क्वायर बाय 30 माइनस 100/3। तो 30 का एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा 30√2 टाइम्स u, सॉरी 10 था यहाँ पे तो 3√2 टाइम्स u, 3√2 टाइम्स u, 30 का एलसीएम ले रहा हूं, इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 1000। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है u में, तो u स्क्वायर, ये मॉड था, मॉड को अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो बाहर एक प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से u स्क्वायर बाय 30, u स्क्वायर इसके आगे एक प्लस माइनस साइन, क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है, हमने देखा केस 2 के अंदर। तो ये बन रहा है प्लस माइनस u स्क्वायर माइनस 1000। या चलो दो इक्वेशंस लिख ही लेते हैं। एक इक्वेशन तो बन जाएगी u स्क्वायर माइनस 1000, अगर मैं प्लस साइन कंसीडर करता हूं केस 1 के मुताबिक तो u स्क्वायर माइनस 1000 माइनस 3√2u, या क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में ढंग से लिखें तो ये बनेगा u स्क्वायर माइनस 3√2u माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। ये होगी केस 1 की इक्वेशन, दिस इज फॉर केस 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे केस 1 के आंसर आएंगे। या केस 2 का अगर देखें तो u स्क्वायर के आगे एक माइनस आएगा, माइनस u स्क्वायर माइनस 3√2u माइनस, या सॉरी प्लस 1000। इस ब्रैकेट को अगर माइनस साइन के साथ ओपन करते हैं तो माइनस u स्क्वायर प्लस 1000 वाली टर्म बनेगी, माइनस u स्क्वायर प्लस 1000 वाली टर्म बनेगी, और एक 3√2u राइट साइड में आएगा तो माइनस 3√2u बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ये वाली जो इक्वेशन होगी दिस इज फॉर केस 2, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, केस 2 में जो डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना था वो 100 माइनस आर था, केस 1 में जो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना था वो r-100 था। मैंने r-100 लेके कर रहा था, तो प्लस साइन अगर कंसीडर करेंगे तो केस 1 की इक्वेशन बन जाएगी, माइनस साइन कंसीडर करेंगे तो केस 2 की इक्वेशन बन जाएगी। तो इस केस 2 वाली इक्वेशन को भी थोड़ा माइनस साइन कॉमन निकाल के 0 में डाल देते हैं, तो ये बन गया u स्क्वायर प्लस 3√2u माइनस 1000 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन मिलती जुलती हैं, केवल 3√2 के बगल में प्लस माइनस की टर्म है, तो आई कैन से ये बन रहा है u स्क्वायर, दोनों केसेस को मैं फिर से जोड़ ही रहा हूं, u स्क्वायर प्लस माइनस 3√2u माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, u इज इक्वल टू माइनस b माइनस टाइम्स प्लस माइनस 3√2, दिस इज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, 3√2 का स्क्वायर होता है 18, तो b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1000, ये हो जाएगा प्लस 4000 4ac होल अपॉन 2a। a एक्स स्क्वायर का या u स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, तो यहां से u की वैल्यू आ रही है, दिस इज प्लस माइनस के आगे एक माइनस और है तो रहेगा तो प्लस माइनस ही, दोनों केसेस हमें देखने, तो माइनस प्लस लिख लो, प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा,
तो दिस इज माइनस प्लस 3√2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4018, जो भी है ये गंदा सा कुछ आंसर आ रहा है अपना u की वैल्यू। ये कितना बन रहा है? देखो u की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि मैग्नीट्यूड था, तो 3√2 कितना होता है? √18 होता है। मतलब u के दो आंसर आ रहे हैं। एक तो अगर मैं √18 यहां पे लेता हूं तो 4018 का रूट के आगे प्लस साइन कंसीडर कर लेते हैं और √18 के आगे माइनस साइन कंसीडर कर लेते हैं। एक आंसर तो ये बन रहा है, ठीक है। दूसरा आंसर कौन सा बन सकता है? दोनों के आगे माइनस साइन कंसीडर करने पे वो ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि u नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, अगर तुम 4018 के रूट के बगल में माइनस साइन कंसीडर करते हो और √18 के बगल में प्लस साइन कंसीडर करते हो तो वो ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि √18 छोटा है और उसमें से अगर तुम √4018 घटाओगे तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो बचा एक ही और केस कि दोनों के आगे प्लस साइन कंसीडर कर लो। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 4018 प्लस √18 होल अपॉन 2। तो इन दोनों में से कोई भी एक आंसर इस क्वेश्चन का होगा। दोनों आंसर्स मतलब करेक्ट है। मतलब ये u की छोटी वाली वैल्यू है, दिस इज स्मॉलर वैल्यू। अगर स्मॉलर u से बॉल को फेंका गया मिस्टर ए के द्वारा तो आई कैन से बॉल जो है वो पहले गिर जाएगी, बॉल पहले गिर जाएगी और मिस्टर बी को मिस्टर ए की तरफ भागना होगा। और अगर ज्यादा बड़ी स्पीड से बॉल को फेंका गया मिस्टर ए के द्वारा तो मिस्टर बी को के सर के ऊपर से बॉल निकल जाएगी और मिस्टर बी केस 1 के मुताबिक अवे फ्रॉम मिस्टर ए भागेगा। तो दोनों आंसर्स पॉसिबल है, डिपेंड करता है यू की किस वैल्यू से फेंका गया। तो दिस इज द आंसर फॉर इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल यू। तो आई होप क्लियर होगा। अपन ने यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला क्वेश्चन के दौरान यूज हुआ है। जेई मेन की अगर हम बात करें तो जेई मेन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं जिसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल तो हो रहा होता है लेकिन वो ड्यूरिंग द क्वेश्चन हो रहा होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड नहीं आता जेई मेन के अंदर। नीट में कभी कभी आ सकता है बट जेई मेन में डेफिनेटली नहीं आएगा। जेई एडवांस में तो सवाल ही नहीं उठता फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने का। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इलस्ट्रेशन नंबर 4। A stone is projected from ground with speed u at an angle theta with horizontal. बताना है after what time its velocity will become perpendicular to its initial velocity। ठीक है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। फिर से ये रहा ग्राउंड अपना, ग्राउंड से एक बॉल को फेंका गया, स्टोन को फेंका गया u स्पीड से थीटा एंगल पे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का पाथ हम जानते हैं कुछ इस टाइप का। ये रहा अपना प्रोजेक्टाइल। हमें बताना है कितने टाइम बाद बॉल की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ये इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं। इस इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मतलब इस ग्रीन लाइन के अलोंग वेलोसिटी कब आएगी, हमें ये सोचना है। तो सोच के देखो, ये जो जब तक बॉल ऊपर जा रही है तब तक तो इस ग्रीन लाइन के अलोंग वेलोसिटी आएगी नहीं। जब जैसे बॉल यहां पहुंची तो उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी तो वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी। हमें कौन सी वेलोसिटी चाहिए? हमें वो पोजीशन खोजनी है जब वेलोसिटी इस ग्रीन लाइन के पैरेलल हो या अलोंग हो। तो हम बोल सकते हैं, मान लेते हैं यहां कहीं, यहां पे जब बॉल कहीं पहुंची तो उसकी वेलोसिटी इस ग्रीन लाइन के पैरेलल है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं कितनी है। ये पोजीशन, इनिशियल पोजीशन को ए नाम दे देते हैं और इस पोजीशन को बी नाम दे देते हैं। बी पोजीशन पे मान लेते हैं ये जो वेलोसिटी है v, दिस v इज परपेंडिकुलर टू u वेक्टर। अगर ये b परपेंडिकुलर टू u वेक्टर है तो इसका मतलब ये होगा, इस v को अगर मैं इधर ड्रॉ करूं, a पोजीशन पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये v कुछ इस तरह से बनेगा इस ग्रीन लाइन के अलावा। ठीक है, मतलब अगर ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं तो इसका मतलब v का जो ये वाला एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से, दिस एंगल वुड बी 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं। u और v अगर 90 डिग्री एंगल पे हैं तो इसका मतलब ये जो b पोजीशन है, यहाँ पे खास बात क्या है कि u वेक्टर और v वेक्टर ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये वाला जो एंगल होगा यहाँ पे दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का ये मीनिंग है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए से बी तक का टाइम बताना है। मतलब पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट का तो हम फॉर्मूला लगा नहीं सकते, मतलब ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। तो ए टू बी
की मोशन हमें कंसीडर करनी होगी अगर ए से बी तक का टाइम बताना है तो जिस तरह से हमने एनालिसिस किया था पिछली वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन का या डेरिवेशंस की थी, बिल्कुल ठीक उसी तरह से हमें ये सवाल करना होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी तरह से करने होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। कभी कभी जब आते हैं तो उनका बस यूज हो रहा होता है क्वेश्चंस के दौरान। ठीक है, तो फ्रॉम ए टू बी एनालिसिस करने का तरीका अपन ने कैसे सीखा था कि पहले एक लिस्ट बनानी होती है हमें कि ए से बी तक की जितनी बातें हमें पता है उनको लिख लो, जो नहीं पता उनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लो। तो ए से बी तक इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमें पता है यू कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट हमें पता है यू साइन थीटा। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपनी बिल्कुल वही जो अपन ने एनालिसिस के दौरान यूज की थी, मतलब राइट साइड को मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूं और वर्टिकल अप डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान रहा हूं। ये मानते हुए डाटा लिख रहा हूं। दिस इज यू एक्स यू वाई, एक्स डायरेक्शन की लिस्ट लेफ्ट में बना रहा हूं, वाई डायरेक्शन की लिस्ट राइट में। एक्सलरेशन का एक्स कंपोनेंट 0, क्योंकि सारी एक्सलरेशन जो होती है वो वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में होती है, मतलब वाई कंपोनेंट विल बी -g बिकॉज वर्टिकल अप इज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, इसके अलावा ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है। ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में दिखेगी कैसी वो देख लो। ए से बी तक की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो ये वाला स्ट्रेट वेक्टर होगा ए से बी तक का। दिस स्ट्रेट वेक्टर विल बी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। ना इसका एक्स कंपोनेंट हमें पता, रेंज नहीं बोल देना यहाँ पे। इसका एक्स कंपोनेंट कौन सा होगा, ये ए पॉइंट से और इस एम पॉइंट तक का एक्स कंपोनेंट होगा, और एम से बी तक जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट। तो दोनों चीजें हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। बी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है ये तो नहीं पता, लेकिन उसका एंगल पता है हमें 90 माइनस थीटा। हमें गिवन क्या था, गिवन दो चीजें हैं, एक यू गिवन है और एक थीटा गिवन है। तो फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमने v मान लिया है, बट डायरेक्शन उसकी हमें पता है एज पर द क्वेश्चन। तो आई कैन से फाइनल वेलोसिटी का कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा या साइन थीटा कंपोनेंट तो हो गया एक्स डायरेक्शन में v साइन थीटा, और इसका कॉस थीटा कंपोनेंट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, मतलब -v कॉस थीटा। ठीक है, इसके अलावा टाइम तो हमारा क्वेश्चन है ही, टाइम ही बताना है ए से बी तक कितना लगेगा। तो हमारा सारा फोकस जो है वो टाइम पे है। ठीक है, टाइम की वैल्यू पे हमारा फोकस है। डिस्प्लेसमेंट ना दी गई ना पूछी गई, तो हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं सोच रहे। एस एक्स और एस वाई वो भी सॉल्व हो जाएंगी एक बार ही टाइम सॉल्व हो गया तो कौन सी लिस्ट हमारी यहाँ पे मदद करेगी। एक्स डायरेक्शन में देखें तो u पता है, a पता है, v पता है। तो अगर मैं v, लेकिन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाने में चक्कर हो जाता है, जैसे एनालिसिस में भी हुआ था थ्योरी में कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाने पे क्या होता है, a वाली टर्म ही जीरो है तो ए टी वाली टर्म जीरो हो जाती है। तो फर्स्ट इक्वेशन में बना रहा हूँ, दैट इज वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, जिसमें ए एक्स की वैल्यू खुद जीरो है तो ये टर्म जीरो हो गई। यहां से क्या बन रहा है, यहां से बन रहा है सिंपली u cos थीटा इज इक्वल टू वी साइन थीटा। तो यहां से अपना v की वैल्यू सॉल्व हो गई। v की वैल्यू आ रही है u cos थीटा अपॉन साइन थीटा, जिसको तुम चाहो तो cot थीटा भी लिख सकते हो। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 कि जिस इंस्टेंट पे स्पीड पर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी होगी, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी या मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये भी एक सवाल हो सकता था छोटा सा। दैट इज दिस u cos थीटा अपॉन साइन थीटा या u cot थीटा कह सकते हो। बट टाइम मांगा गया था, टाइम मांगा गया है तो हम अब सेकंड लिस्ट में फोकस कर रहे हैं। सेकंड लिस्ट में देखो हमें यू वाई पता है, ए वाई पता है और वी वाई पता है, टाइम निकालना है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इन वाई डायरेक्शन। तो अगले पेज पे बना रहा हूं मैं, जिसने कॉपी नहीं किया वीडियो को पॉज करो, कॉपी कर लो आराम से। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। सेकेंड इक्वेशन वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक है, वी वाई की वैल्यू है माइनस वी कॉस थीटा, जिसमें ये जो v है, ये v अभी अभी हमने सॉल्व किया, इसको उठा के यहां फेंक देते हैं। तो ये बन रहा है वी वाई की वैल्यू इज माइनस v की जगह u cos थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज v इंटू एक cos थीटा और है एक्स्ट्रा, ये हो गया माइनस वी कॉस थीटा इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू थी यू साइन थीटा प्लस ए वाई की वैल्यू है माइनस जी इंटू टी। तो यहां से अपना टी सॉल्व हो जाएगा। तो जी टी वाली टर्म को लेफ्ट साइड ले आते हैं,
इज इक्वल टू, ये बन रहा है राइट साइड में u साइन थीटा प्लस u कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लें अगर हम साइन थीटा का, तो ये बन रहा है u साइन स्क्वायर थीटा प्लस u कॉस स्क्वायर थीटा gt इज इक्वल टू, तो ये क्या बन गया, u कॉमन आ गया एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ये बन रहा है gt इज इक्वल टू u अपॉन साइन थीटा। या टाइम की वैल्यू आ गई फ्रॉम ए टू बी, टाइम विल बी u अपॉन g साइन थीटा। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी फॉर्मूला बेस्ड नहीं था, इवन क्वेश्चन के दौरान भी हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, बेसिक से गए हैं बिल्कुल, जिस तरह से फॉर्मूले डिराइव हुए हैं उस तरह से सवाल बनते हैं। तो ये इस तरह के सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें हमें मोशन का एनालिसिस दोबारा से करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस तुम देखोगे बुक्स के अंदर एज वेल एज प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, नीट में, जेई मेन में, जेई एडवांस्ड में, सभी में मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस में ये एनालिसिस हमें करना होगा। तो इसमें कोई भी डाउट मत छोड़ना। किसी को भी अगर तकलीफ हो रही है यहाँ पे तो एक बार पिछली वीडियो को दोबारा देखो जिसमें हमने थ्योरी डिस्कस की थी बेसिक से, बड़ी प्यार से उसमें मैंने समझाया था। तो बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन भी हमने किया। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। टाइम ए से बी तक जो टाइम लगेगा वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होने में, दैट इज u अपॉन जी साइन थीटा। साइन थीटा की टर्म डिनोमिनेटर में है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। अब देखो टावर पे खड़े होके प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं, तो सबसे पहली चीज, टावर पे खड़े होके अगर प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं तो रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट के वो फॉर्मूले जो हमने रटे थे, जो डिराइव किए थे, वो डायरेक्टली ब्लाइंडली यूज नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूले ग्राउंड से ग्राउंड तक के प्रोजेक्टाइल के थे। ग्राउंड से अगर प्रोजेक्टाइल लॉन्च होता है और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आके वापस गिरता है तो हम फॉर्मूले लगा सकते हैं। अब छत पे खड़ा होके कोई बंदा अगर प्रोजेक्टाइल फेंक रहा है तो फॉर्मूले नहीं लगा सकते, अगेन बेसिक से जाना होगा। टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर और प्रोजेक्टाइल की इनिशियल स्पीड दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड और एंगल अबव हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि यहाँ पे एक टावर है, ऐसे एक टावर है, नीचे ग्राउंड है। ठीक है, दिस इज टावर। टावर की हाइट है 50 मीटर, दिस हाइट इज 50 मीटर एंड बॉल को कुछ इस तरह से फेंका गया है या प्रोजेक्टाइल को कुछ इस तरह से फेंका गया है। उसकी इनिशियल स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो पाथ कैसा होगा? पाथ कुछ इस तरह का होगा, ये बॉल कुछ ऊपर जाएगी और ग्राउंड पे आके गिरेगी। तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नहीं है, ये टावर के टॉप से ग्राउंड तक का प्रोजेक्टाइल है प्रोजेक्टाइल मोशन क्योंकि एक एंगल पे इसको हमने फेंका। तो बताना है फाइंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, पहला सवाल। दूसरा सवाल है टाइम ऑफ फ्लाइट, इस मोशन का बताना है। मोशन का नाम रख देते हैं कुछ, इनिशियल पोजीशन को ए बोल देते हैं, फाइनल पोजीशन को बी बोल देते हैं। तो ए से बी तक का टोटल टाइम बताना है एंड डिस्टेंस ऑफ पोजीशन वेयर बॉल हिट्स ग्राउंड फ्रॉम फुट ऑफ टावर। फुट ऑफ टावर ये रहा, ओ बोल दो इसको, तो ओ से बी तक का डिस्टेंस बताना है तीसरे सवाल में। ये डिस्टेंस पूछा गया, इसको एक्स बोल दो या रेंज बोल सकते हो। ये रेंज, ये सॉल्व करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट सॉल्व करना है एंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड सॉल्व करनी है। ये वाली मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से जो मैक्सिमम दूरी पे जब ये प्रोजेक्टाइल था। तो ये 3 सवाल है अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए मैं एनालिसिस करने की मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या पता है कि ये जो, अगर मैं इस रेड लाइन को ग्राउंड मान लूं थोड़ी देर के लिए, ग्राउंड के पैरेलल ही लाइन है एकदम, तो किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल से अगर हम बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं तो हमने जो फॉर्मूला रटा था मैक्सिमम हाइट का, वो कौन सा फॉर्मूला था? वो ये वाला फॉर्मूला था। ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला यहां इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वाले हॉरिजॉन्टल लेवल से टॉप मोस्ट पॉइंट के हॉरिजॉन्टल लेवल तक के बीच में जो डिस्टेंस है, इसका हमने फॉर्मूला रटा था। कितना था वो? फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और ए पॉइंट के नीचे कितनी हाइट है वो तो हम जानते ही हैं, क्वेश्चन में मेंशन है 50 मीटर टावर की हाइट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम बोल सकते हैं फॉर्मूले से निकल रहा है। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड जो होगी वो होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, प्लस 50 मीटर और ऐड कर दो जो टावर पे खड़े होके क्योंकि बॉल को फेंक रहे हैं। तो u की वैल्यू है 30 का स्क्वायर दैट इज 900 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है हाफ,
हाफ का स्क्वायर 1/4 अपॉन 2g, g को लेना है 10, तो 2g इज 20 प्लस 50। तो मैक्सिमम हाइट यहां से बन रही है अपनी, एक जीरो कट जाएगी और ये बन रहा है 90/8। 90/8 मतलब 45/4, 45/4 प्लस 50। दिस इज 11.25 प्लस 50, आंसर इज 61.25 मीटर्स। तो ग्राउंड से जो मैक्सिमम हाइट जाएगी इस बॉल की या इस प्रोजेक्टाइल की, दैट इज 61.25 मीटर। तो पहला क्वेश्चन करने के लिए हमें एनालिसिस नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमें मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद था। ठीक है, बहुत ध्यान से उसको यूज करना है। जिस पॉइंट से बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं वहां से मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमने रटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। वो नहीं पूछा गया, यहाँ पे ग्राउंड से पूछा गया है। ठीक है, हमें ये वाला फॉर्मूला याद था, इस रेड कलर वाला जो एरो बनाया है मैंने। ओके, नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर तुम फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें ये ए पॉइंट से और इस एक्स पॉइंट तक का टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा अगर तुम फॉर्मूले से जाओगे तो। ए टू एक्स का अगर टाइम पूछा होता तो हम फॉर्मूला लगा सकते थे। एक्स टू बी के लिए हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। टोटल हमसे पूछा जा रहा है ए टू बी का, तो ए टू बी की पूरी मोशन का एनालिसिस हेंस करना ही पड़ेगा फॉर सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए टू बी की मोशन की एक लिस्ट बना रहा हूं, एक्स डायरेक्शन की और एक लिस्ट वाई डायरेक्शन की। तो ध्यान से देखना, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, 30 cos 30 डिग्री एंड 30 sin 30 डिग्री। सबसे पहले तो ये लिख देता हूं, सबसे पहले वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कौन सी है अपनी, एज यूजुअल हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूं, वर्टिकली अप डायरेक्शन को वाई एक्सिस। क्यों मानते हैं हम ये एक्सिस, क्योंकि ग्रेविटी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है और जनरली जो एंगल दे रखा होता है हमको ये इनिशियल वेलोसिटी का, वो भी हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से दे रखा होता है। तो इसीलिए हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लेते हैं ताकि कंपोनेंट्स लेने में हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट लिस्ट बनाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है 30 cos 30 डिग्री, विच इज नथिंग बट 15√3, cos 30 होता है √3/2। इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है 30 sin 30 डिग्री, SI यूनिट्स में sin 30 इज हाफ, तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। एक्सलरेशन का x कंपोनेंट एज यूजुअल 0, एक्सलरेशन का y कंपोनेंट इज -g, जिसको -10 लिख रहा हूं, वर्टिकल डाउन डायरेक्शन इज नेगेटिव। ठीक है, इसके अलावा अपना क्या बचा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को देखें तो ये a से b तक को मिलाने वाला स्ट्रेट ये वाला जो वेक्टर बनेगा a टू b, दैट विल बी अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ध्यान से देखो, इसका y कंपोनेंट तो ये रहा 50 मीटर का नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर राइट साइड में जो या एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है इसका, वो क्या है, रेंज के बराबर, जो कि हमारा क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है जो क्वेश्चन का। तो इसको भी लिस्ट में लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट है रेंज के बराबर, जो कि क्वेश्चन है, एंड डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट है नीचे की तरफ 50 मीटर। ध्यान से देखो इस वेक्टर को, एस वेक्टर राइट साइड में डाउन डायरेक्शन में है, तो राइट साइड में डाउन डायरेक्शन मतलब राइट का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डाउन का मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। नीचे कितनी आई है ये बॉल, 50 मीटर। बॉल चाहे ऊपर जाके नीचे आई हो, डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब नहीं होता पाथ से। डिस्प्लेसमेंट कौन था, याद करो, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से मिलाने वाला वेक्टर। और जो अपनी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली, उसमें s इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। बहुत ध्यान से यूज करनी है चीजें, कंफ्यूज नहीं होना। तो डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट यहां पे कितना बोलोगे, सोचो, दैट इज -50। ठीक है ना, +50 मत बोल देना, नीचे की तरफ है। तो डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट इज -50 मीटर्स, वो जो कि टावर की हाइट है। और इसके अलावा फाइनल वेलोसिटी के x और y कंपोनेंट क्या होंगे, क्या पता है हमें। जब b पॉइंट पे ये बॉल यहां पहुंचेगी तो आई डोंट नो वो किस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से मूव कर रही होगी, मैं नहीं जानता, ना ही दे रखा। और उसका एक्स एक्सिस से कितना एंगल होगा वो भी नहीं पता, एक्स वाई कंपोनेंट्स क्या होंगे वो भी नहीं पता। तो आई डोंट नो अबाउट बी एक्स बी वाई, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। इसके अलावा टाइम, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा फोकस किस पे है, टाइम सेकंड क्वेश्चन है, टाइम तो सॉल्व करना ही करना है, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसके अलावा ये रेंज पूछी गई है डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट, तो इन बॉक्सेस पे हमारा फोकस है। तो अब ध्यान से देखो,
कौन सी इक्वेशन सबसे ज्यादा फिट बैठेगी, मोस्ट एडिक्वेट इक्वेशन कौन सी लग रही है। अगर एक्स डायरेक्शन में मैं बात करूं तो वी एक्स और वी वाई तो सॉल्व ही नहीं करने, उन्हें भूल ही जाओ। तो सारा का सारा खेल किन में चल रहा है अपना, एस यू ए और टी में चल रहा है, यू ए एस टी, जिसमें इक्वेशन कौन सी होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में अगर मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बनाऊंगा तो एस मुझे नहीं पता, टी भी मुझे नहीं पता, तो कुछ मिलने वाला नहीं है उस इक्वेशन से। लेकिन वाई डायरेक्शन में देखो, वाई डायरेक्शन में हमें u पता है, a पता है, s पता है, t पे हमारी नजर है। तो सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या बोलेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट इक्वेशन इज, मतलब तुम देखोगे किताबों में जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो सॉल्यूशंस के अंदर इतनी प्यार से समझाया नहीं गया होता, डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट की होती है कहानी कि एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये जो लिस्ट बनाने वाली चीज है, ये बस मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूं ताकि तुम्हारा थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर हो जाए और आराम से तसल्ली से तुम इक्वेशनें बना पाओ, ये सोच पाओ कि कौन सी इक्वेशन बनानी सही है। ठीक है, तो यू वाई की वैल्यू लिस्ट से उठा के डाल दो सिंपली 15, टाइम सॉल्व करना है, हाफ प्लस हाफ इंटू ए वाई की वैल्यू लिस्ट से उठा के डाल दी -10, टाइम सॉल्व करना है, एस वाई की वैल्यू -50। तो ये इक्वेशन से आंसर क्या बन रहा है हमारा, -50 इज इक्वल टू, या ये 2 से 10 कैंसिल हो रहा है, सारी टर्म लेफ्ट साइड में ले आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है हमें, एक 5 का फैक्टर भी कटता हुआ नजर आ रहा है, चलो नेक्स्ट स्टेप में कट कर देंगे उसे। तो 5t स्क्वायर लेफ्ट साइड में आ गया, -15t लेफ्ट साइड में आ गया, और एक -50 ऑलरेडी लेफ्ट साइड में बैठा हुआ था, इज इक्वल टू 0। 5 का फैक्टर और कट हो रहा है, तो ये बन रहा है t स्क्वायर -3t -10 इज इक्वल टू 0। और फैक्टर्स भी बन रहे हैं, ध्यान से देखो तो एक 5 और एक 2, 5 और 2 का डिफरेंस है 3, 5 और 2 की मल्टीप्लीकेशन है 10, तो ये बन गया t -5 इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चेक भी कर सकते हो, टी स्क्वायर -3t -10 को फैक्टराइज किया, जिससे टाइम के दो आंसर आ रहे हैं, एक टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू 5, जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो टाइम -2 आ जाएगा। -2 का कोई मीनिंग नहीं है, नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, टाइम टेकन बाय बॉल है, तो टाइम आ गया 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड में ये बॉल ग्राउंड पे पहुंच जाएगी। दिस इज अवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो टाइम भी हैंस अपना सॉल्व हो गया। तो ये टाइम सॉल्व हो गया तो एक्स डायरेक्शन की लिस्ट में भी एक टिक मार्क और बढ़ गया। एक्स डायरेक्शन की लिस्ट में हमें यू और ए तो पहले ही पता थे, एस हमें निकालना था, टाइम जो है वो वाई डायरेक्शन की लिस्ट ने मदद कर दी हमारी, तो हेंस अब हम एक्स डायरेक्शन की लिस्ट में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट को या थर्ड पार्ट को करने के लिए थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट का एक्स कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का एक्स कॉम्पोनेंट हमें सॉल्व करना था, जो कि रेंज है, जो कि हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का, और हाफ ए टी स्क्वायर वाली टर्म 0 है क्योंकि ए एक्स ही 0 है, तो ये वाली टर्म तो पूरी ही खत्म। ठीक है, बचा यू एक्स इंटू टी, यू एक्स है 15 रूट 3 था, सॉरी ये cos 30 इज रूट 3/2, सॉरी दिस इज 3, 15 रूट 3 अब इंटू टी, टी हम निकाल चुके हैं 5, तो ये बन रहा है दिस इज 15 रूट 3 की स्पीड इंटू टाइम इज 5, तो रेंज आ रही है यहां से 75 रूट 3 मीटर्स। ठीक है, इतनी दूर जाके बॉल गिरेगी। ठीक है, गलती से भी जब कहीं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन ना हो तो गलती से भी फॉर्मूले मत लगा देना। फॉर्मूले जब भी रटो तो ये भी रटना पड़ता है फॉर्मूले रटने के साथ कि फॉर्मूले कब और कैसे अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो बेटर ये रहता है कि रटो ही मत, केवल चीजों को समझो, जो बातें याद हो गई प्रैक्टिस के दौरान अपने आप, वो अपने आप याद रह जाएंगी, बढ़िया बात है। अदरवाइज जबरदस्ती रटने का कोई फायदा नहीं है, एक्सेप्ट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स में रटने का दिमाग इतना ना खर्च करो, समझने का करो, वही ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत इसमें आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, illustration number 6, a stone is dropped from a helicopter moving with horizontal velocity v0 at height h। ठीक है, एक हेलीकॉप्टर जो है वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली h हाइट पे ग्राउंड से, बताना है टाइम टेकन बाय इट टू रीच द ग्राउंड।
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह का एक सिमिलर सवाल हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में देखा था। ड्रॉप शब्द का मतलब समझाया था मैंने वहां पे। ड्रॉप शब्द का मतलब होता है कि बंदे ने बिना किसी एफर्ट के सिंपली स्टोन को छोड़ दिया। ठीक है, अब छोड़ दिया इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब ये है कि स्टोन की छोड़ने से, ड्रॉप करने से जस्ट पहले जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी ड्रॉप करने के जस्ट बाद भी रहेगी। तो हेलीकॉप्टर में था स्टोन, हेलीकॉप्टर में कोई बंदा खड़ा है जिसने स्टोन को ड्रॉप किया। हेलीकॉप्टर खुद मूविंग है वेलोसिटी वी नॉट से, तो इसका मतलब स्टोन भी खुद मूविंग है वेलोसिटी वी नॉट से हॉरिजॉन्टली। तो कैसे बात करेंगे यहाँ पे कि ये अपना ग्राउंड है, ठीक है, यहां पे ऊपर कहीं ये हेलीकॉप्टर है। ठीक है, मैं पूरा हेलीकॉप्टर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ये अपना हेलीकॉप्टर है जिसमें से स्टोन ड्रॉप हुआ। स्टोन ड्रॉप होने का मतलब इस स्टोन के पास वही वेलोसिटी होगी जो इस हेलीकॉप्टर के पास थी। अगर हेलीकॉप्टर वी नॉट वेलोसिटी से चल रहा है एच हाइट पे, तो स्टोन को इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी? स्टोन को भी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट मिल जाएगी एच हाइट पे, जिससे स्टोन वर्टिकल डाउन नहीं जाएगा। ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को क्या लगेगा? ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को ये प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाई देगी। अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा होकर इस मोशन को विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा है तो दिस विल बी द पाथ ऑफ स्टोन। तो पूछा क्या है? टाइम टेकन बाय इट, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है हमसे, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये यहां से इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन तक ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया। ये दो सवाल है अपने, फर्स्ट एंड सेकंड। तो करेंगे क्या? फिर से एक लिस्ट बनाएंगे, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन भी। तो फ्रॉम ए टू बी लिस्ट, देखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती रहती है ना उतना ज्यादा फास्ट लिस्ट बनती रहती है। या तुम मन ही मन में भी लिस्ट बना सकते हो। तो पहले एक बार मैं आराम से यहाँ पे बना रहा हूं, तुम चाहो तो मन ही मन चीजें फास्ट भी कर सकते हो। वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी, देखो प्योरली एक्स डायरेक्शन में, मैं वही अपनी स्टैंडर्ड एक्सिस मान रहा हूँ, राइट साइड को एक्स एक्सिस, वर्टिकल अप को वाई एक्सिस, या तुम चाहो तो वर्टिकल डाउन को भी वाई एक्सिस मान सकते हो, बट साइंस का पंगा हो जाएगा उसमें, आंसर सेम आएंगे कोई भी डायरेक्शन। ये जो एक्सिस मानना जो होता है ये एक्सिस के हिसाब से जस्ट हम एनालिसिस कर रहे हैं, फाइनल आंसर्स को एक्सिस से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, फाइनल आंसर्स में अपने आप प्लस माइनस साइन एडजस्टेड होते हैं जो हम यहाँ लगा के चल रहे हैं। बस ये मैथमेटिकल एनालिसिस में, जैसे सोच के देखो, अगर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है, तुमने राइट की जगह लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस मान रखी है, तो क्या होगा? लेफ्ट में अगर तुम मान लोगे तो एस का, यू का और ए का, तीनों का साइंस उल्टे हो जाएंगे जो भी राइट साइड बनने पे बनते। ठीक है, तो तीनों के साइंस अगर उल्टे हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पूरी इक्वेशन दोनों साइड एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पूरी इक्वेशन को एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पे तुम जानते हो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या है कि राइट साइड में एक्स एक्सिस मानो चाहे लेफ्ट में एक्स एक्सिस मानो, इस बात से क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे फर्क पड़ेगा बट आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, पूरी की पूरी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट एक्स डायरेक्शन में ही है, मतलब उसका वाई कंपोनेंट हो गया जीरो। एक्सलरेशन का एक्स कंपोनेंट एज यूजुअल जीरो, वाई कंपोनेंट माइनस जी, अपवर्ड को ही पॉजिटिव वाई एक्सिस माना है, जो बच्चा डाउनवर्ड को वाई एक्सिस मान रहा है वो प्लस जी लिखेगा। डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट मैं नहीं जानता, ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए से बी तक का, इसका एक्स कंपोनेंट क्या बनेगा? विजुलाइज करें तो ये होगा यहां से यहां तक, दिस इज डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट। डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट नीचे की तरफ एच है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट इज माइनस एच। इसके अलावा फाइनल वेलोसिटी किसी ने पूछी नहीं है, टाइम पूछा है, तो फाइनल वेलोसिटी को मैं यहां लिख ही नहीं रहा हूं लिस्ट में, टाइम पूछा गया। वही सिमिलर काम, वाई डायरेक्शन की लिस्ट को देखो, u पता है, a पता है, s पता है, तो t फटाफट सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट बहुत ही आसानी से, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, यहां से आ रहा है माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई टी वाली पूरी टर्म ही उड़ गई क्योंकि यू वाई जीरो था, और हाफ ए वाई जो है, ए वाई इज माइनस जी, तो ये बन गया माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से सॉल्व हो गया, दैट इज 2h बाय जी। ठीक है, छोटा सा प्यारा सा आंसर, रूट 2h बाय जी। दिस इज आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है,
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। वाई कंपोनेंट तो हमें ऑलरेडी पता था, माइनस एच के बराबर है। एक्स कंपोनेंट की हमें तलाश थी, एक्स कंपोनेंट की तलाश थी जिसके लिए टाइम हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो गया है। ए एक्स और यू एक्स हमें पहले से ही पता है, तो आई कैन से डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट पहले निकालेंगे, वो हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, जिसमें हाफ ए एक्स टी स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो गई क्योंकि ए एक्स जीरो है। यू एक्स की वैल्यू वी नॉट थी, टी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, इस टी को उठा के यहां से फेंक दो और यू एक्स की वैल्यू वी नॉट डाल दो, तो ये बन गया वी नॉट इंटू रूट टू एच बाई जी। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट। ये आंसर मत बोल देना, आंसर में क्या मांगा गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वुड बी रूट ऑफ उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। एक्स और वाई कंपोनेंट की स्क्वायर एडिशन का रूट इज किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक्स कंपोनेंट हमने अभी अभी सॉल्व किया, वो है वी नॉट इंटू रूट टू एच बाई जी, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 2h वी नॉट स्क्वायर बाई जी, प्लस वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट थी h, माइनस एच थी, माइनस एच का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर। तो दिस इज अवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, डाटाबेस क्वेश्चन नहीं था, सिंबल्स की टर्म्स में ये वी नॉट और h और g गिवन थे हमें, तो सिंबल्स की टर्म्स में ही हमने आंसर निकाला। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। एनालिसिस करने का बिल्कुल वही तरीका है हर सवाल में जो कि हमने डेरिवेशंस में यूज किया था, वही चीज मेन इंपॉर्टेंट है। वो चीज तुम्हें समझ में आ गई तो क्वेश्चंस कितने भी बनाए जा सकते हैं, तुम खुद भी अपने क्वेश्चन बना के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और अलग अलग बुक्स में देखोगे तो अलग अलग सवाल तुम्हें मिलते जाएंगे, बट काम करने का तरीका एक ही रहेगा। मतलब स्टेप 1 अपने पसंद की एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस मान लो, स्टेप 2 लिस्ट बनाओ, ठीक है, स्टेप 3 मोस्ट अप्रोप्रिएट इक्वेशन सोचो, लिस्ट देख के सोचनी है और मोस्ट अप्रोप्रिएट इक्वेशन वही होगी जिससे हमारे आंसर आ रहे होंगे, उसी की मदद से सारी चीजें सॉल्व होंगी। ठीक है, तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर होंगी। इसके अलावा कुछ और थोड़े अच्छे सवाल भी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ 5-6 क्वेश्चन और करेंगे हम इसके बाद। तो आई होप मजा आया होगा ये वीडियो देख के, और अच्छे तगड़े सवाल देखने के लिए अगली वीडियो का इंतजार करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।